नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हम एक नए टॉपिक नए नए सब्जेक्ट के साथ लेकर आए हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट का नाम है, ये साइंस के हम मतलब कि आज टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपका साइंस के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप थोड़ा धैर्य रखना। ये साइंस जो है ये हमारे जीवन से संबंधित बातें होती है। ठीक है, तो साइंस में भी हम साइंस का 3 टॉपिक होता है, हिस्ट्री सॉरी ये होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें से हम सबसे जो कठिन वाला होता है तुलनात्मक, लोग कहता है कि जनरल में जो जनरल सिलेबस है साइंस का उसमें सबसे ज़्यादा कठिन बायोलॉजी ही होता है। ठीक है, तो हमें लगा कि जो कठिन है उसे ही पहले करनी चाहिए। ठीक है, तो हम दोस्तों बायोलॉजी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अभी तक हमने हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास लगभग हमने 95 से 97% तक कंप्लीट कर लिया। अब 2 से 4%, 2 से 5% मतलब कि बचा है। ठीक है, तो उसको भी कभी कभी बीच बीच में हम कर लेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी हमने बताया कि थोड़ा तुलनात्मक जो होता है कठिन होता है, बट ये जो है हमारे शरीर से, हमारे जीवन से संबंधित इसमें मुद्दे पढ़ना होता है, तो हमें नहीं लगता है कि उतनी कठिनाइयाँ इसमें है। फिर भी स्टार्टिंग में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही होगा, तो आप थोड़ा धैर्य रखना और कंटिन्यूटी बनाए रखना। ठीक है, वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात ते शिष पे छोड़े निशान। मतलब अभ्यास करते करते जड़ जो होता है वो क्या होता है, मजबूत हो जाता है, और रसरी आवत जात ते शिष पे छोड़े निशान। आप देखोगे कुआं से जो पानी पहले निकाला जाता था ठीक है, तो जिस जगह से रस्सी गुजरता है उस जगह पर घर्षण करते करते एक समय वहाँ पे निशान छोड़ जाता है। ठीक है ना, सोचो रस्सी और पत्थर, रस्सी का क्या ही औकात है फिर भी पत्थर के सामने। ठीक है, फिर भी एक समय ऐसा आता है कि वो उस पत्थर पे क्या छोड़ जाता है, अपना निशान छोड़ जाता है और पत्थर को अपनी औकात दिखा देता है। तो आप भी कंटिन्यूटी बनाए रखोगे और मेहनत को जारी रखोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो आपका निशान छोड़ ही जाएगा कोई भी क्षेत्र में। ठीक है, तो आओ दोस्तों हम देखते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये 2 शब्द से बना हुआ है बायोलॉजी। ठीक है, 2 शब्द क्या क्या है, तो बायोलॉजी इसका जीव विज्ञान। ठीक है, तो बायोलॉजी का क्या अर्थ है, तो बायो प्लस लोगोस, बायो प्लस क्या, लोगोस, ये 2 शब्द से बायोलॉजी बना हुआ। ये जो बायो है इसका अर्थ होता है दोस्तों जीवन। क्या होता है, बायो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जीवन। ठीक है, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। इसमें क्या होता है, लाइफ, जीवन, और इसका क्या होता है, अध्ययन। अध्ययन, लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन, स्टडी। ठीक है, स्टडी। अगर दोनों को जोड़ो तो आप क्या बन रहा है, जीवन का अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, इज इक्वल टू बायोलॉजी। ठीक है, या इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो जीवन का अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। अब जीवन का अध्ययन में हम क्या देखने वाले हैं, तो इसके अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक देखेंगे। जैसे हम सबसे पहले आपको प्योर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, प्योर बायोलॉजी। प्योर बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, इस प्योर बायोलॉजी मतलब विशुद्ध, पूरी तरह से शुद्ध बायोलॉजी, विशुद्ध जीव विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ाएंगे हम आपको लोग को। विशुद्ध जीव विज्ञान ये जो है सबसे ज़्यादा आप समझो तो ये टफ माना जाता है। इसमें उतना क्या कहता है कि आपको इंटरटेन नहीं मिल पाता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको आपको पूरी तरह से आसान बनाकर हम परोसे, ताकि आप उसको
आत्मसात कर पाओ। ठीक है, ये जो विशुद्ध बायोलॉजी है इसके अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों जीवन का उत्पत्ति, जीवन का क्या उत्पत्ति देखेंगे। ठीक है, जो कि कोशिका से होता है। तो कोशिका विज्ञान देखेंगे। क्या देखेंगे? कोशिका विज्ञान देखेंगे। और एक देखेंगे उत्तक देखेंगे। ठीक है, उत्तक हमने कहा कि ये तुलनात्मक टफ होता है बायोलॉजी में। ठीक है, और इसी से हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस बायोलॉजी का, जिसमें हम कोशिका से संबंधित बातें देखेंगे, कोशिका विज्ञान को देखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ भाग 1। ठीक है, भाग 1 बायोलॉजी का भाग 1 में हम क्या देखेंगे? तो विशुद्ध बायोलॉजी, विशुद्ध जीव विज्ञान, जिसमें हम जीवन की उत्पत्ति, कोशिका क्या विज्ञान और उत्तक क्या देखेंगे? उत्तक देखेंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे दूसरा भाग 2 में देखेंगे आप लोग को हम पहले इंट्रोडक्शन, आज तो इंट्रोडक्शन ही क्लास होने वाला है, बायोलॉजी का परिचय ही जानना है, क्या क्या हम लोगों को पढ़नी है इसके अंतर्गत, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा देखेंगे हम मानव के जो शारीरिक क्रिया होता है, क्या होता है? तो मानव हमारे शरीर में जो प्रोसेस होता है विभिन्न प्रकार के, उसको देखेंगे। तो मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान, ये दोस्तों काफ़ी आसान होता है। ठीक है, इस हमारे शरीर का क्रिया है तो हम आधा से ज़्यादा तो ऐसे ही जानते हैं। तो ये मानव शारीरिक क्रिया में हम क्या क्या देखने वाले हैं? तो इसमें हम पोषण देखेंगे, जो कि खाना हम खाते हैं, तो पोषण जिसको पाचन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो पोषण या पाचन देखेंगे। ठीक है ना, तो ये देख लेंगे। इसी में हम जो सांस लेते हैं तो श्वसन देखेंगे। क्या देखेंगे? श्वसन देखेंगे। फिर उसका परिवहन, जब हम खाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह मुंह में खाना लेते हैं तो कहाँ पे जाता है वो देखेंगे। ठीक है, पेट में जाता है तो पेट में जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या हो जाता है? परिवहन। तो हम श्वसन परिवहन देखेंगे। फिर हमारे शरीर से जो खराब पदार्थ निकलता है उसको उत्सर्जन कहा जाता है, तो उत्सर्जन देखेंगे दोस्तों। ठीक है ना। रक्त का परिसंचरण देखेंगे। रक्त का परिसंचरण मतलब कि रक्त जो है एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है उसको हम देखेंगे। ये सभी बातों को हम देखने वाले हैं। इसी में मानव शारीरिक क्रिया में ही एक और क्रिया है जो काफ़ी हमारे इस दुनिया को कायम रखने के लिए ज़रूरी है, जिसको प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन और प्रजनन तंत्र, प्रजनन अंग देखेंगे। ठीक है ना, ये हम देखेंगे। हमारे संवेदी कुछ अंग है उसको देखेंगे। तो ये सब हम देखेंगे दोस्तों भाग 2 के अंदर। भाग 3 में हम क्या देखेंगे? तो इसको हम बांट देते हैं आपको भाग 3। तो इस प्रकार से हम बायोलॉजी पढ़ेंगे दोस्तों। भाग 3 में हम देखेंगे आपका मानव पोषण और स्वास्थ्य। मानव का पोषण, पोषण मतलब क्या? जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्ति कराता है वो देखेंगे। और क्या? हमारे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में देख लेंगे ये बीमारी वगैरह ये सब। ठीक है ना, तो ये देखेंगे। जैसे इसमें हम देखेंगे वसा, वसा हमारे पोषण का एक आधार होता है। प्रोटीन देखेंगे, विटामिन, खनिज लवण, जल पढ़ेंगे। फिर कुछ प्रमुख स्वास्थ्य में क्या देखेंगे? रोग देख लेंगे, कुछ टीकाकरण देख लेंगे, क्या क्या होता है सो। ठीक है, तो ये भाग 3 में देखेंगे। फिर भाग 4 में हम पादप विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पादप। पादप मतलब पेड़ पौधे से संबंधित। तो ये पादप विज्ञान देख लेंगे कि पेड़ पौधे में कैसे कैसे ये सभी प्रोसेस होता है। ठीक है ना, तो पेड़ पौधे के हम पादप को भाग देख लेंगे। तो ये तो दोस्तों हमारा सिलेबस होने वाला है। तो जब इस तरह से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो हम समझे कि आप और हम बायोलॉजी को समाप्त कर लिए। तो पहला हम क्या देखने वाले हैं? तो एकदम जो पूरी तरह से शुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, उसको देखेंगे। तो हम आज की क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? कोशिका विज्ञान स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, जिसमें से हमने बताया कि यही जो होता है सबसे टफ होता है। पादप वाला भी उतना टफ नहीं होता है। ठीक है ना, वो और बात है कि हम कभी नहीं उसको पढ़ते हैं तो जो भी चीज़ को हम नया नया जानने का प्रयत्न करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? टफ लगता ही लगता है। ठीक है, फिर ये शारीरिक क्रिया तो काफ़ी आसान हो जाता है। थोड़ा बहुत टफ आपको लगेगा ये आपका भाग 3 में जो मानव का पोषण और स्वास्थ्य है वो लगेगा। ठीक है ना, तो ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों आपका बायोलॉजी में
काफ़ी स्वागत है। तो हमने कहा बायोलॉजी क्या होता है, बायो का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ क्या है, अध्ययन या स्टडी, यानी जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि भाग 1 में देखेंगे विशुद्ध जीव विज्ञान, प्योर बायोलॉजी, क्या प्योर बायोलॉजी, जिसमें हम कोशिका विज्ञान देखेंगे, जीवन का उत्पत्ति और उत्तक देखेंगे। तो आइए कोशिका विज्ञान स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका विज्ञान, तो इस कोशिका विज्ञान में हम क्या देखेंगे, तो कोशिका व कोशिका सिद्धांत देखने वाले हैं दोस्तों। क्या कोशिका होता है, उसका सिद्धांत क्या है, किसने दिया, ये सब भागों को हम देखेंगे। इस कोशिका और कोशिका सिद्धांत में क्या देखेंगे, तो सबसे पहले तो कोशिका का सामान्य जानकारी, कोशिका का क्या सामान्य परिचय आप रखो या जानकारी कि क्या कोशिका है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में। ठीक है ना, इस ये ना होता तो हमारे जीवन का क्या हम ये क्या कहता है कि आप मैं अपने जीवन का अवलोकन कर सकता है कोई भी व्यक्ति का, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो कोशिका का सामान्य परिचय हम देखेंगे इसमें। फिर इसमें हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत, इसका क्या थ्योरी है कोशिका का, ये हम देख लेंगे। इसी में हम देखेंगे कोशिका का संरचना, कोशिका का संरचना मतलब कैसे बनी है कोशिका, वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर कोशिका का कुछ अंग होता है, उस अंग को कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। तो वो कोशिकांग को देखेंगे और कोशिका के प्रकार को देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, कोशिका का प्रकार देखेंगे। ठीक है, कोशिका का प्रकार देख लेंगे, फिर कोशिका विभाजन देख लेंगे। क्या देख लेंगे, तो कोशिका विभाजन। इस प्रकार से हमारी कोशिका जो है चैप्टर और कोशिका विज्ञान का चैप्टर क्या हो जाएगा, वाइंड अप हम करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो पहला कोची देखेंगे हम, पहला क्या देखेंगे, तो इसमें पहला हम देखेंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में कोशिका और कोशिका सिद्धांत देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो कोशिका सिद्धांत में हम क्या देखेंगे, पहले कोशिका के बारे में हम इंट्रोडक्शन, उससे परिचित होंगे। ठीक है, फिर कोशिका सिद्धांत देखेंगे जिसको दो व्यक्ति ने दिया, स्वालाइडेन और स्वान नामक दो व्यक्ति। इसकी संरचना मतलब किस किस चीज़ों से मिलकर कोशिका बनता है वो हम देखेंगे। फिर हमने दोस्तों बताया कि कोशिकांग के बारे में जानेंगे, कोशिका के कितने प्रकार होता है वो जानेंगे, और कोशिका का विभाजन कैसे होता है। ठीक है, तो आइए हम कोशिका का सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, हम जीरो से भी अगर कुछ कम होता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हीरो से भी कुछ ज़्यादा होता है वहाँ तक ले जाएंगे। लेकिन हाँ, हम ध्यान भी रखेंगे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो, ज़्यादा भी नहीं हम देने का प्रयत्न करेंगे। अपने आप को हम एक कुछ ज़्यादा विस्तार देने से हम खुद को रोकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोशिका का सामान्य परिचय। ठीक है, कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक है, तो लेते हैं हम कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी। अगर हम कोशिका का सामान्य जानकारी आपको दें कि क्या हमारी जीवन में सॉरी, क्या हमारे जीवन में इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, तो हम आपको बता दें कि आप समझो, छोड़ो आप समझो यहाँ पे कि ये कोई व्यक्ति है, ये क्या है, कोई व्यक्ति है। ठीक है ना, समझो कि ये रमेश या संगीता कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, ये जो है कोई व्यक्ति है। ठीक है ना, ये व्यक्ति है। तो आप जानते हो आमतौर पे कि
ये व्यक्ति अपने दिनचर्या में अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु ये व्यक्ति जो है डेली के तौर पर, रोज़ाना तौर पे ये व्यक्ति क्या करता है, तो भोजन लेता है। क्या लेता है? भोजन। इस भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है, ये हम जानते हैं ना। हाँ, ये व्यक्ति दोस्तों, इसके एक नाक होता है जिसमें 2 छिद्र होता है, उस छिद्र के द्वारा ये श्वसन करता है। क्या करता है? श्वसन करता है। जिसमें जिसमें ये श्वसन क्रिया में ये क्या करता है कि आप जानते हो, ये तो आप सुने ही होंगे काफ़ी बार कि ये व्यक्ति जो है CO2 को बाहर निकालता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन को अंदर लेता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। कि अच्छा हाँ, आप इतना ही जानते हो कि बस हमें हमें हमारे जीवन के लिए क्या होनी चाहिए कि हम भोजन लेंगे और श्वसन करते हैं, इस प्रकार से हमारी जीवन चल रहा। लेकिन दोस्तों, ये जो भोजन लिया हमने और ये श्वसन किया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाला और ऑक्सीजन को अपने अंदर लिया, इससे मिलकर दोस्तों जो भोजन और ऑक्सीजन लिया, इससे मिलकर एक अभिक्रिया होता है। क्यों ऑक्सीजन की ज़रूरी होता है? क्या अभिक्रिया होता है? उस अभिक्रिया वो कैसे होता है? कहाँ होता है? क्या उसके बाद बनता है? हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलता है? कौन से पदार्थ को हम मल के रूप में त्याग देते हैं? जो हमने खाना खाया उसमें से अधिकांश भाग को तो मल के रूप में हमने त्याग दिया। क्या चीज़ को हमारे शरीर जो है रखा, उससे ऊर्जा मिला, वो सब बारे में हम जानेंगे। तो देखो, ये व्यक्ति क्या किया? भोजन लिया और क्या लिया? श्वसन लिया। श्वसन में क्या दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला और ऑक्सीजन को अंदर लिया। श्वसन जब ये करता है तो इसमें 3 गैस लेता है, नाइट्रोजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या लेता है? नाइट्रोजन, ठीक है, और CO2 और O2। क्योंकि वायुमंडल से हम सांस लेते हैं ना, तो वायुमंडल में ये तीनों गैस जो है मिश्रण है। अकेला न तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ना ऑक्सीजन, ना ही नाइट्रोजन। तो ये 3 प्रकार का गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये जब गैस मिश्रित है तो पूरे तीनों गैसों को हम लेंगे। अब इसमें से हमारे शरीर जो है वो चीज़ को रखता है, वो गैस को छांट के रख लेता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो ऑक्सीजन को रख लेता है और बाकी सबको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो वो तो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन हमने अभी क्या कहा कि हम सामान्य जानकारी देख रहे हैं। अरे इसी चीज़ को तो हम पूरे बायोलॉजी में पढ़ेंगे, मानव शारीरिक विज्ञान में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो भोजन लिया, तो भोजन जो है विभिन्न प्रोसेस के द्वारा पेट में यहाँ पे चला जाएगा भोजन, ठीक है। यहाँ पे समझो आपकी भोजन चला गया। क्या हुआ? भोजन चला गया। अब इस भोजन से दोस्तों आप शायद सुन रखा होगा आप कि ग्लूकोज बनता है। इस भोजन से ग्लूकोज निकालता है, पाचन जब इसका होता है तो ग्लूकोज, जिसका ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। C मतलब कार्बन का 6 अणु और H12 मतलब हाइड्रोजन का 12 अणु और ऑक्सीजन का 6 अणु। इस प्रकार से ये भोजन जब टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये कोशिका के पास जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों? कोशिका, ठीक है। कहाँ जाता है? कोशिका इसका अवशोषण करता है। कोशिका क्या होता है ये तो टॉपिक ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो कोशिका का क्या इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है, इसका एक हम सामान्य मोटे तौर पे जानकारी अभी दे रहे हैं कि ये जो भोजन लिया हमने, इससे ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज में बदला, वो ग्लूकोज रक्त के द्वारा कहाँ जाता है? कोशिका में जाता है। साथ साथ में ये तो भोजन से बना है ग्लूकोज, साथ साथ में इस कोशिका में जो हमने सांस लिया था ना और उसमें ऑक्सीजन लिया था, तो ऑक्सीजन जुटता है किससे? ग्लूकोज से। तो दोस्तों आप देखो, ग्लूकोज से जुट करके एक अभिक्रिया होता है जिसको कहा जाता है, कोशिका में हो रहा है ना, इसलिए इसको कहा जाता है कोशिकीय अभिक्रिया। क्या? कोशिकीय अभिक्रिया। आपको अभी थोड़ा टफ लगेगा, बट आप कोई उससे टेंशन नहीं लेना, आप धीरे धीरे सब समझ में, इसी के बारे में हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको हम मोटे तौर पे जानकारी दे रहे हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो
ये कोशिकीय अभिक्रिया होता है। अच्छा आप समझो कोशिकीय अभिक्रिया क्या होता है। तो हमने कहा कि जो हमने भोजन लिया उससे ग्लूकोज यानी C6H12O6 गया कहाँ पे, कोशिका में, और साथ साथ जो हमने हवा लिया था ना तो उसमें ऑक्सीजन जो शोषण किया था तो ऑक्सीजन जुटता है, कहाँ पे जुटता है, तो ये ऑक्सीजन कोशिका में जुटता है और ये अभिक्रिया होता है। आप समझो कि आप क्या जानते हो कि हम कुकर में या दाल बना रहे हैं या चावल बना रहे हैं तो पानी, तेल, दाल, हल्दी सब कुछ डाल दिए मिक्स करके और उसको गैस दे दिए, गैस चालू किए, ठीक है ना, ऊर्जा दे रहे हैं हम और उसको ढक दिए। तो कुछ देर के बाद आप देखते हो कि चावल या दाल बनकर रेडी हो जाता है। तो आप और हम क्या सोचते हैं कि हमने ये किया, पानी डाला, ये डाला, हो गया, लेकिन उसके अंदर में कुछ प्रोसेस भी तो होता है। क्या प्रोसेस होता है, क्या अभिक्रिया होता है, उसी के बारे में कि हमने भोजन लिया उससे क्या बना, तो ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज किससे जुटा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन किसके माध्यम से हमने लिया था, तो श्वास के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से लिया था, ठीक है। जब श्वसन पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये इससे जुटता है जिसको क्या कहा जाता है, कोशिकीय अभिक्रिया। जब ये जुटता है इससे तो इसको तोड़ देता है, किसको, ग्लूकोज को तोड़ता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। केवल ग्लूकोज से, ग्लूकोज को हम हमारी शरीर जो है ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं करता, इसको तोड़ता है कौन, ऑक्सीजन। इसलिए हमें सांस की ज़रूरत होता है। इसको ऑक्सीजन को तोड़ता है कौन, सॉरी ग्लूकोज को, और छोटा छोटा टुकड़ा में कौन तोड़ता है, ऑक्सीजन तोड़ता है। और ये क्रिया कहाँ होता है, तो हमारे शरीर के कोशिका में होता है। कोशिका का ही एक भाग होता है जिसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रिया होता है, कहाँ पे हो रहा है, कोशिका के एक भाग, कोशिकांग है, कोशिका के एक अंग है जिसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना दोस्तों, ये ऊर्जा बनाता है इसको तोड़ करके, ठीक है। तो ये टूटता है किस में, तो ये टूटता है H2O, जिसको वाष्प बोला जाता है। जल का फार्मूला होता है ना H2O, तो यही H2O है जिसको वाष्प बोला जाता है। और CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ ये दोनों होता है। और ATP, क्या दोस्तों, ATP, यही जो ATP बन रहा है ना इससे टूट करके, वही ऊर्जा होता है दोस्तों। क्या होता है, ऊर्जा होता है। यही ऊर्जा जो है ना, इससे जो है हमारे शरीर जो है, हम क्या होते हैं, चार्ज होता है। क्या होता है हमारे शरीर, तो चार्ज होता है और हम जो है कोई भी काम के करने के सक्षम बनते हैं, करने के लायक बनते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन केवल, ठीक है ना। ये हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। ये हम मान के ही चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम तो मोटे तौर पे अभी बता रहे हैं, बट हमने कुछ वैसा भी नहीं बताया कि आपको 40% या 50% हम आपसे उम्मीद ना कर सके कि इतना भी आपको नहीं आया होगा, ठीक है ना। हमने क्या बताया अभी तक, हमने बताया कि ये कोई रमेश है या संगीता है, ठीक है। ये भोजन लिया, अब भोजन ही लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, ये साथ साथ में क्या लिया, श्वसन लिया, ठीक है ना, सांस लिया। उस सांस में ये जो है वायु लिया, नाक से जब नाक में जो दो छिद्र होता है उसके द्वारा लिया। तो ये दोनों भोजन और वायु जो है कहाँ पर, तो कोशिका के पास जाता है और कोशिका में जो होता है एक कोशिकीय अभिक्रिया होता है। क्या होता है, कोशिकीय अभिक्रिया या रिएक्शन, जिसमें ग्लूकोज के साथ कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। अरे दोस्तों ये सारी अभिक्रिया को हम आपको शरीर के अंदर ले जा कर के दिखाएं, नहीं समझ में आएगा, ये हो ही नहीं सकता। बस आप इत्मीनान रखना, ठीक है ना। हम पूरी तरह से समझो, आप ऐसा बताएंगे कि आपको दिखेगा, ठीक है। बस आप हिम्मत नहीं हारना कि कुछ टफ है। टफ तो है, विज्ञान का सबसे टफ टॉपिक ये कहा जाता है, लोग ऐसा मानता है, हम नहीं मानते, हम तो सबसे आसान इसको मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हो रहा। क्या ही हमने बताया दोस्तों, क्या ही बताया, बताओ आप, कि कोशिकीय अभिक्रिया होता है। कोशिका के पास हमने भोजन को, जो प्रमुख भाग है, जो कि भोजन से हमने ग्लूकोज प्राप्त किया और ले गया ऑक्सीजन के
उपस्थिति में वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है, जो कि वाष्प के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और एटीपी बनता है। 3 चीज़ का निर्माण होता है। एक तो वाष्प होता, तो हम वाष्प को भी डेली तौर पे डेली का दिनचर्या में कोई भी व्यक्ति बिना कुछ किए 400 ml वाष्प निकाल देता है अपने शरीर से, बिना कोई काम किए। आप काम भी ना करो फिर भी वाष्प निकलता है। उसी वाष्प को क्या कहा जाता है? तो उसी वाष्प को पसीना बोला जाता है, ठीक है ना। तो जो आप पसीना के रूप में निकालते हो शरीर से, उस वही जो है कोशिकीय अभिक्रिया के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटने से बना है। तो आपको पता चला कि ये जो वाष्प हमारे शरीर से पसीना निकलता है, कहाँ से निकलता है? अरे आप जितना भी चीज़ देख रहे हो ना, कोई ना कोई अभिक्रिया हो रहा है तभी निकल रहा है दोस्तों। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी जो है, आप कार्बन डाइऑक्साइड जितना ऑक्सीजन में लेते हो, जितना श्वास के द्वारा लेते हो, उससे ज़्यादा निकलता है। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान बनता है, जब ये टूटता है ना, तो और ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो ये बाहर निकलता है, ठीक है, तो ग्लूकोज के टूटने से। और यही ग्लूकोज अब छोटा छोटा पार्ट में टूट गया, जिसको एटीपी कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, वो आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये एटीपी को ही ऊर्जा का मतलब कि सिक्का कहा जाता है। क्या है? ऊर्जा का सिक्का। मतलब यही जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को चार्ज करता है, और हमारे शरीर जो है एक्टिव रहता है और इस प्रकार से काम करता है दोस्तों। तो ये रहा इसका सामान्य परिचय, ठीक है। तो हमने कहा बिना कुछ किए धरे मनुष्य जो है प्रतिदिन क्या करता है? 400 ml वाष्प बोले तो H2O का निष्कासन करता है, अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों आपका कुछ सामान्य परिचय, किसके बारे में? कोशिका के बारे में, ठीक है दोस्तों। और परिचय में हम देखें तो आप समझो व्यक्ति का विकास क्रम, व्यक्ति का विकास क्रम, ठीक है। व्यक्ति का विकास क्रम आप देखो तो अगर हम बताएं आप लोग को, तो क्या होता है इस विकास क्रम में कि पहले तो एक दोस्तों क्या होता है, बच्चा का जन्म होता है। आप इस प्रकार से और समझो, चलो आपको हम बताते हैं कि ये बच्चा है, ठीक है ना। पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे जन्म लेता है, चारों 2 हाथ 2 पैर दोनों चारों दो होता है, इस प्रकार से छितराया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये बच्चा है, ठीक है। ये बच्चा जन्म लिया, फिर उम्र के ढलान के साथ साथ ये बच्चा जो है धीरे धीरे क्या होता है, बैठना सीख लेता है। तो आप समझो कि ये बच्चा जो है क्या कर लिया, बैठना सीख लिया। ये क्या हो रहा है? तो ये कोशिका का विभाजन हो रहा है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इसके कोशिका विभाजन होता है, मतलब और बहुत सारा कोशिका बनता है, उससे इसके शरीर का विकास होता है, शरीर मजबूत होता है, ठीक है। फिर एक और उम्र के ढलान के साथ साथ ये बच्चा जो है 4 पैर पर चलने लगता है, 4 पैर पे इस प्रकार से दोनों हाथ और 2 पैर के सहारे ये चलता है, ठीक है ना। तो ये चलना प्रारंभ करता है इस प्रकार से, ठीक है। हम सभी के साथ ये प्रोसेस होता है। फिर ये बच्चा जो है कुछ दिन के बाद क्या करता है, ये 2 पैर पे चलना स्टार्ट कर देता है किसी चीज़ के सहारे, ठीक है। किसी चीज़ के सहारे ये बच्चा चलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, व्यक्ति का विकास क्रम है। व्यक्ति कैसे कैसे विकास कर रहा है। पहले क्या किया, जन्म लिया। तो जन्म लेता है तो आप देखते हो कैसे बच्चा मतलब कि ये होता है। फिर बच्चा जो है बैठना प्रारंभ कर देता है, फिर 4 पैर पे 2 हाथ 2 पैर पे चलना। और फिर ये बच्चा कुछ के सहारे चलता है, और फिर अचानक ये बच्चा पूरी तरह से स्वतंत्र के साथ ऐसे चलने लगता है, केवल बिना किसी सहारा के। अब हमारे रिश्तेदार आते हैं तो कहते हैं कि हमने देखा था, तो बच्चा को इस प्रकार से देखा था, आज तो काफ़ी बड़ा और लंबा हो गया है जी। मतलब क्या कहते हो तुम, कहना क्या चाह रहे हो कि हम ऐसे ही रहते हैं? हाँ,
अरे हमारे अंदर कोशिका का विभाजन हो रहा है, तो हम तो, आप नहीं आओगे तो क्या हम वैसे ही रहेंगे? नहीं। तो ये कहते हैं रिश्तेदार, तो हमारे क्या होता है, उम्र के ढलान के साथ साथ कोशिका का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे उम्र ढलते जाता है कोशिका विभाजन कम होता है। कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका से अनेक कोशिका बनना, ठीक है। बचपन में ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, इसलिए दिखता होगा आप, कोशिका विभाजन हम आपको बताएंगे क्या होता है। आप देखते होंगे कि बचपन में जब हाथ पैर कुछ भी टूट जाता है तो, या कोई जख्म वगैरह हो जाता है तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा क्षमता होता है कोशिका विभाजन करने का। बचपन में कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों। आप एक एक उम्र के साथ एक अच्छा खासा आपका एज हो गया है तो आपको हाथ पैर या हड्डियाँ कुछ भी टूटेगा तो हड्डियाँ ही टूटता है, ठीक है ना। तो आपका मतलब कि ठीक होने में काफ़ी समय ले लेता है, क्योंकि कोशिका विभाजन कम होता है और बचपन में ज़्यादा हो रहा है, तभी तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब। अच्छा, फिर और देखो आप तो, है एक उम्र ऐसा आता है कि अब ये खा पी कर के मोटा ताज़ा हो जाता है, ठीक है ना। और इसका इसका मतलब कि और विकास होता है, और इस प्रकार से आप समझो कि इसका खा पी के पेट वूट निकाल लेता है, ठीक है। पेट वेट, वेट मतलब वज़न, और पेट तो पेट वेट निकाल लेता है। इस प्रकार से शायद आपका भी ऐसे ही हो, नहीं है तो सोचने वाली बात है, लेकिन है आप लोग का, ठीक है, मेरा नहीं है। तो ऐसे पेट वेट निकाल लेता है, तो आपको काम करना चाहिए इस पे कि इतना भी नहीं निकलना है, ठीक है ना। तो पेट वेट निकालता है और मोटी या मोटा हो जाता है। फिर एक उम्र के ढलान के साथ साथ ये जो होता है शरीर जो है बुढ़ापा की ओर अग्रसर हो जाता है, ठीक है। तो ये समझो कि आप ये बुढ़ापा के साथ क्या है, अग्रसर हो गया, और अब इसको चलने के लिए कुछ सहारा की ज़रूरत होता है। तो ये समझो कि इसको हम लठ धरा दिए और ये इसको पास एक सहारा। ऐसे क्यों हो जाता है, शरीर क्यों ऐसे मतलब कि झुक जाता है? क्योंकि दोस्तों हमने कहा ना कि कोशिका विभाजन पहले ज़्यादा होता है, कोशिका ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन बुढ़ापा के साथ साथ, उम्र के ढलान के साथ साथ कोशिका विभाजन या कोशिका का कार्य जो है उतनी उतनी एक्टिव के साथ उतनी मतलब कि नहीं कर पाता है, ठीक है ना, जितना इस एज में कर रहा था, ठीक है। तो क्या होगा, कोशिका का जब विभाजन नहीं होगा, कोशिका उतनी एक्टिव के साथ फुर्तीला के साथ जो है अपना काम नहीं करेगा। कोशिका काम तो हम आगे बताएंगे, फिर भी हम आपको तो इतना आइडिया दे ही दिए हैं कि जो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलता है वो कोशिका के द्वारा ही मिलता है। अब कोशिका उतनी क्षमता के साथ काम नहीं करेगा तो इसके शरीर में समझो कि पैर वाला कोशिका काम नहीं करने लगता है, या मुँह कान में बहुत सारा कोशिका, तो इसका जो होता है ये मांसपेशियाँ ये झुर्रियाँ पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ का कोशिका काम करना उतना मतलब मात्रा में नहीं कर रहा है, तो ऊर्जा नहीं मिलता है, तो वो गाल में हाथ में झुर्रियाँ जैसा पड़ जाता है, वहाँ का कोशिका काम मतलब उतना नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखते होगे आप कि कैसे लटक जाता है मांस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक उम्र के साथ साथ कोशिका का कार्य जो क्षमता होता है वो कम जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है दोस्तों। फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारा शरीर का सभी कोशिका काम ही करना बंद हो जाता है, तो ऊर्जा ही नहीं बनेगा, तो व्यक्ति का क्या हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है। और एक तरह से हम कोशिका का काम करना बंद कैसे करा सकते हैं, हम हमारी लापरवाही के कारण। आज दोस्तों जितना डेवलप कोई भी दुनिया कोई भी देश करेगा उतना ही खतरा मनुष्य के लिए आता है, ठीक है ना। तो आज आज सोचो ना आपकी कितनी ज़्यादा आपके जीवन पे मतलब जितना उपलब्धियां हैं आपके पास, जितनी सुविधा है उतना आपका जीवन का खतरा। आप इतना गाड़ियां चलता है, आप सड़क से निकलो, घर से निकलो, सड़क पे आपको कितनी सावधानी के साथ चलनी पड़ती है। थोड़ा सा लापरवाही आप करोगे तो आपकी कोशिका मर जाता है। आप समझो कि व्यक्ति जो होता है अपने जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है। वो बाइक चला रहा, कुछ भी काम कर रहा है, ठीक है ना, अपने ऊपर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो घर में बिजली है कुछ भी है तो सोचो आपको, समझो कि किसी बाइक के साथ या कोई भी वाहन है उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोशिका जिस भी जगह का कोशिका मरता है, चोट लगता है हानि कोशिका वहाँ का मर गया तो मर जाता है, तो वो अंग जो होता है क्या हो जाता है, ख़राब होने लगता है, घायल हो जाता है, जख्म हो जाता है, ठीक है, या पूरी तरह से कोशिका मर ही जाता है।
तो दोस्तों कुछ हमारे शरीर में ऐसा कोशिका होता है कुछ जगह का, जो कि द्वारा उसका कोशिका विभाजन ही ना होता है। जैसे हमारे मस्तिष्क में, आपको मस्तिष्क का जो कोशिका होता है न के बराबर कोशिका विभाजन होता है। क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा कि मनुष्य के जीवन में वैसा कौन सा कोशिका है जो बचपन से ही उसका विभाजन नहीं है, तो मस्तिष्क का कोशिका दोस्तों बहुत कम विभाजन होता है न के बराबर। इसलिए आप देखते होंगे कि मस्तिष्क में चोट लगता है तो वो दोस्तों अगर थोड़ा ज़्यादा चोट लग गया तो व्यक्ति का मृत्यु होना निश्चित है। लेकिन बाकी किसी भी जगह चोट लगता है तो वो सही हो जाता है, क्योंकि कोशिका का विभाजन होता है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये है कोशिका दोस्तों, मतलब हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका, कोशिका का ही है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम ज़्यादा इसको विस्तार न देते हुए, एक अच्छा खासा विस्तार हमने दे दिया है, ठीक है ना। आपको पूरी समझा दिया हमने कि कैसे कैसे जन्म होता है, एक उम्र के ढलान के साथ साथ बढ़ते उम्र आप नहीं कर सकते हो, उम्र का ढलान ही है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ व्यक्ति का क्या होता है, कैसे कैसे विकास होता है, फिर कैसे कैसे बुढ़ापा की ओर ये क्या होता है, अग्रसर होने लगता है, ये हमने आपको बता रखा है, ठीक है। फिर दोस्तों हमने कहा कि इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कोशिका का सिद्धांत। क्या, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत में दोस्तों हम देखेंगे क्या, कि पहला तो आप देखो कि कोशिका क्या होता है। तो कोशिका जो होता है, कोशिका सिद्धांत के अंदर ये जो कोशिका सिद्धांत दिया है दोस्तों, ये पहले कोशिका आप जानो कि कोशिका होता क्या है। तो समस्त जीवों का, सभी जीवों का जो सबसे छोटी इकाई होता है, समस्त मतलब सभी जीवधारियों का, जीवधारी या जीवधारियों का सबसे सूक्ष्म या छोटी आप लिख सकते हो, छोटी इकाई, मतलब समस्त जीवधारियों के शरीर का सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका का दोस्तों जो सिद्धांत है, अच्छा सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कपड़ा देखे हो, कपड़ा आप कपड़ा देखो, अगर आप कपड़ा सिलते हो तो आपको पता होगा, कपड़ा सिलवाते हो तो आपको पता होगा, आप सूट पैजामा शर्ट कुर्ता जो भी देखते होगे, तो आप बताओ कि उस सूट में, शर्ट में, पैजामा में, उस सूट का, शर्ट का जो है सबसे छोटी इकाई क्या है, मतलब किसके बिना उस सूट का, शर्ट का अस्तित्व हम नहीं मानेंगे कि इसके बिना इसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। तो हमको लगता है कि उस सूट का या शर्ट का, पैजामा का जो आप कह सकते हो क्या, धागा, क्या धागा, बिना धागा का क्या सूट का हम, या कपड़ा का, कपड़ा किससे बना है, धागा से, फिर अंततः उस कपड़ा को हम सूट या शर्ट में धागा के सहारे ही बदलते हैं। तो उसकी सबसे छोटी इकाई और सबसे ज़रूरी जो कण है वो क्या है दोस्तों, तो वो क्या है, धागा। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो धागा का काम कर रहा है, जैसे कपड़ा में धागा वैसे शरीर में धागा, वो कौन है, तो वो कोशिका होता है दोस्तों। क्या होता है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। आप समझ पा रहे हो क्या होता है कोशिका, हाँ हमको लगता है आप समझ पा रहे हो। कोशिका सिद्धांत को दोस्तों, कोशिका जो सिद्धांत है वो दो व्यक्ति दिया, कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति मिलके दिया। वो कौन कौन सा व्यक्ति है, तो एक है मैथियस स्लाइडेन, आप स्लाइडेन भी रख सकते हो याद, मैथियस स्लाइडेन, ये पूरा नाम इसका हो गया, तो आप स्लाइडेन भी कह सकते हो। और एक का नाम है थियोडोर श्वान, क्या दोस्तों, थियोडोर श्वान, ठीक है ना, श्वान, आप स्लाइडेन और श्वान भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति ने कोशिका का सिद्धांत दिया।
कोशिका सिद्धांत मतलब क्या होता है कि कोशिका का क्या काम है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बताना कोशिका सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है, क्या इन्होंने कहा। तो कोशिका सिद्धांत में इन्होंने 3 बिंदु बताया। कितना बिंदु बताया दोस्तों? 3 बिंदु। तो ये 3 बिंदु स्लाइडेन स्वान ने क्या, स्लाइडेन और स्वान, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने क्या बताया? तो ये दोनों ने जो बताया दोस्तों 3 सिद्धांत कोशिका सिद्धांत में, क्या दोस्तों? कोशिका सिद्धांत। तो हमने तो पहला बताया कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो 2 व्यक्ति ने दिया। कौन कौन? स्लाइडेन और स्वान। किसने दोस्तों? तो स्लाइडेन और स्वान, थियोडोर स्लाइडेन और मैथियस स्वान। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति ने बताया और 3 बिंदु दिया। तीन बिंदु बताया, यानी 3 सिद्धांत दिया इन्होंने। क्या कहा? तो पहला सिद्धांत इन्होंने क्या बताया? पहला बताया कि प्रत्येक सजीव, क्या सजीव मतलब जिसके पास जीवन है, पेड़ पौधा के पास भी जीवन है, जो खाना बना रहा है, खाना ऊर्जा ले रहा है या श्वसन कर रहा है, तो वो जीवन ही है। तो प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। कि जो संरचनात्मक है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। मतलब प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। कोशिका ही सजीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, अरे संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है? संरचनात्मक मतलब उसकी बनावट, मतलब सजीव की बनावट। जैसे सूट का बनावट, सूट का संरचना किसके द्वारा होता है? धागा के द्वारा। उसी प्रकार से शरीर का जो संरचना होता है, सजीव का जो संरचना होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के द्वारा होता है। और क्रियात्मक मतलब क्या होता है? सूट का पहनना, ठीक है ना, सूट को तैयार करना। हमारे जीवन जो है क्रिया कर रहा, हम चल फिर रहे हैं, हम ऊर्जा के रूप में हमारा शरीर में मिल रहा है, किसके द्वारा? तो कोशिका के द्वारा। तो हमारा शरीर जो है क्रिया कर रहा है, तो क्रियात्मक इकाई चल फिर रहे हैं, किसके द्वारा? कोशिका के कारण। तो हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो गया? कोशिका हो गया। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो गया दोस्तों? कोशिका हो जाता है। अब समझो कि संरचनात्मक इकाई कैसे हमारे शरीर जो है कोशिका से मिलकर बनता है। आप क्या बताएं आपको? आप घर का बनावट देखो, कैसे हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है कोशिका से, हम आपको बताते हैं। आप घर देखे हो ना, घर का जो मकान होता है ईंट से जो बनता है, उस मकान का सबसे छोटी और सबसे ज़रूरी इकाई क्या होता है? ईंट बालू या ईंट बालू छड़ सीमेंट क्या होता है? तो हमको लगता है सबसे छोटी और सबसे आवश्यक जो इकाई होता है वो होता है ईंट दोस्तों। आप ये ना समझो कि ईंट से छोटा सीमेंट होता है, ईंट से छोटा बालू होता है। हम आपको बता दें, बिना बालू सीमेंट का भी मकान बनाया जा सकता है, केवल ईंट के सहारे। तो ईंट सबसे छोटी इकाई हो जाएगा, होगा ना? हाँ, आप समझो कि ईंट हो गया आपको छोटी इकाई, मतलब ईंट हो गया उस मकान का कोशिका, है ना? जैसे हमारे शरीर का कोशिका हो गया सबसे छोटी इकाई। अगर 2, 4, 5, 10 ईंट को मिलाएंगे, ईंट को मिलाते जाएंगे, समान प्रकार का ईंट, तो दीवार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीवार। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोशिका को मिलाएंगे, कोशिका समान एक ही प्रकार के कोशिका, तो ऊतक बनता है दोस्तों। क्या बनता है? हम अपने शरीर के निर्माण को बता रहे हैं कि कैसे संरचनात्मक इकाई कोशिका शरीर का होता है। तो जैसे ईंट जो होता है सबसे छोटी इकाई मकान का, ईंट को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? दीवार बनता है। और जब 2-4 दीवार मतलब 4 गो दीवार मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एक कमरा बन जाता है दोस्तों। ऐसे ऐसे 4 दीवार को बना दो तो क्या हो जाएगा? एक साथ जोड़ दो तो कमरा। तो ठीक उसी प्रकार से हमने कहा कि कोशिका को
कोशिका को मिलाएंगे तो उत्तक बनेगा। क्या बनेगा? उत्तक, अर्थात दीवार। घर में क्या, कोशिका को यानी ईंट को मिलाएंगे तो दीवार, और जब दीवार को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कमरा। क्या बनता है दोस्तों? तो दीवार से क्या बनता है? कमरा, मतलब रूम। तो उत्तक को जब मिलाएंगे, एक समान प्रकार के उत्तक को, तो अंग बनता है। ऑर्गेन, अंग मतलब हमारे शरीर का नाक, कान, प्रजनन अंग, हाथ, पैर, जो भी है, तो वो किससे मिलकर बना होता है? पहले तो कोशिका, कोशिका से क्या बनता है? उत्तक, उत्तक को मिलाओ तो अंग बनेगा। अब समझो दोस्तों, यहाँ पे अंग बना, अब मकान में कमरा, 2-4 कमरा को मिला दो तो क्या बन जाता है दोस्तों? तो मकान बन जाता है ना रे। तो मकान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से सभी अंग को मिला दो, हाथ, पैर, नाक, कान, सभी को मिला दो तो क्या बन जाता है? तो हमारी शरीर बनता है दोस्तों। क्या बनता है? शरीर बन करके, एक मनुष्य बन करके क्या हो जाता है? तो तैयार हो जाता है। तो आप देखो तो इस शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसके बाद तो अंग है, इसके बाद उत्तक, और उत्तक किससे बना है? कोशिका। तो संरचना किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों? तो कोशिका के द्वारा। तो हमारे शरीर का संरचनात्मक इकाई क्या हो जाता है? कोशिका होता है। और क्रियात्मक इकाई मतलब हमारा शरीर जिंदा है, क्रिया कर रहा है, किसके कारण? तो हमने कहा कोशिका में क्या होता है? तो कोशिकीय अभिक्रिया होता है ना। उस कोशिकीय अभिक्रिया से ग्लूकोज जो होता है एटीपी में बदलता है, जो कि ऊर्जा हमारे शरीर को देता है। तो बिना शरीर को ऊर्जा दिए क्या हम इसकी ये जिंदा रह सकता है? नहीं ना रह सकता है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? तो कोशिका हो जाएगा। तो ये है दोस्तों पहला पॉइंट, किससे संबंधित? कोशिका सिद्धांत से संबंधित पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है दोस्तों? तो हमने कहा कोशिका सिद्धांत, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत में 3 बिंदु है, ठीक है ना। कितना बिंदु? 3 बिंदु है, या 3 बातें कहा गया है। पहला बातें क्या है दोस्तों? तो पहला है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई। आप 2 बार 3 बार जितना बार चाहो समझने का प्रयास करना जरूर आएगा, ठीक है ना। इकाई किसको कहा जाता है? तो कोशिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है, ठीक है। दूसरा बात है कि वैसे जीव जिसके पास एक कोशिका होता है, वह जीवधारी या वह जीव जिसके पास, आप लिख लेना, जिसके पास केवल एक कोशिका। कोशिका दोस्तों इतना छोटा होता है जिसको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। उसके लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, मशीन की आवश्यकता होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे पदार्थ को बड़े बड़े करके दिखाता है। तो जिसके पास केवल एक कोशिका होता है, क्या? एक कोशिका। ये दूसरा सिद्धांत था कोशिका सिद्धांत से संबंध। उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, ठीक है ना। तो जिसके पास केवल एक कोशिका, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और जिसके पास, इसी दूसरा में है, एक से अधिक, या तो एक होता है एक से अधिक, तो एक से अधिक जिसके पास होता है उसको बहुकोशिकीय कहा जाता है। एक से अधिक कोशिका जिसके पास होता है उसको क्या कहा जाता है? मतलब बहुत कोशिका, तो बहुकोशिकीय कहा जाता है दोस्तों। ये एक कोशिकीय जीव कौन होता है? तो दोस्तों एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो होता है एक कोशिकीय। क्या? अमीबा, पैरामीशियम, हम ये सब आपको बताएंगे, ठीक है ना। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो होता है एक कोशिकीय जीव होता में, मतलब केवल एक ही कोशिका होता है, ठीक है ना। और बहुकोशिकीय में हम, आप, जानवर जितना भी हो गया सब क्या हो गया? बहुकोशिकीय। पेड़ पौधा बहुकोशिकीय, जिसको हम नंगी आँखों से देख पा रहे हैं, तो ये बहुकोशिकीय हो जाता है। तो दूसरा सिद्धांत आप समझ गए। पहला क्या है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका। दूसरा है कि वह जीव जिसके पास केवल एक ही कोशिका हो, एक कोशिकीय, और 2 नहीं होता, एक या एक से अधिक है तो वो बहुकोशिकीय, ठीक है ना। हमारे पास तो करोड़ों है। अरे इस नाखून में केवल छोटा सा नाखून आप काटो तो उसमें करोड़ों कोशिका है, केवल कोशिका से ही मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तीसरा बात क्या है कि प्रत्येक कोशिका में
जैव रासायनिक क्रिया होता है, जिसको हमने आपको बता रखा। प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, जैव रासायनिक क्रिया होता है। क्या होता है, तो प्रत्येक कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या चलता है, जीवन चलता है, जीवन चलता है। अर्थात जब तक कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया होगा तभी तक जीवन संभव है, तभी तक क्या है, जीवन संभव है। यानी जब तक जो है ग्लूकोज का टूटना कोशिका में होगा तभी तक हम जीवित रहेंगे, अन्यथा हमारी मृत्यु तय है, शरीर का मृत्यु हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया कि प्रत्येक कोशिका में जो होता है जैव रासायनिक क्रिया होता है, वही जो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है उसी को जैव रासायनिक क्रिया कहा जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप जीवन चलता है। आप ऐसे लिख लेना तीसरा पॉइंट कि प्रत्येक कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन चलता है। जीवन तभी तक संभव है जब तक कि शरीर में जैव रासायनिक क्रिया चलेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है ना, तो हो जाएगा। तो आप लिख लो, प्रत्येक कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया होता है, प्रत्येक कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन चलता है। अर्थात जीवन तभी तक संभव है जब तक कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया होता है। ठीक है ना, तो ये 3 सिद्धांत आपको समझ में आ गया। पहला क्या है कि शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है कोशिका, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग हमारा शरीर में क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। दूसरा सिद्धांत है कि वह जीव जिसके पास केवल एक कोशिका होता है, एक कोशिकीय कहा जाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। ये सबको हम बताएंगे, अमीबा क्या होता है, कैसे कैसे उसमें प्रोसेस होता है, एक ही कोशिका से कैसे वो काम कर लेता है। फिर एक से अधिक है तो बहुकोशिकीय होता है। ठीक है ना, जैसे जानवर, बकरी, जो भी है सब कुछ। प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, जैव रासायनिक क्रिया होता है, जिसके लिए जब तक ये क्रिया चलता है तभी तक संभव है। दोस्तों ये 3 सिद्धांत हो गया कोशिका का, जिसको किसने दिया, तो ये सिद्धांत को स्लाइडेन और श्वान ने दिया। स्लाइडेन और श्वान। ये कोशिका सिद्धांत अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। कोशिका सिद्धांत तब पूर्ण होता है जब एक वैज्ञानिक और आता है। नोट में लिखना कि कोशिका सिद्धांत तब पूर्ण होता है जब एक वैज्ञानिक कौन आता है, रुडोल्फ विर्चो। कौन दोस्तों, रुडोल्फ विर्चो नाम से एक रुडोल्फ विर्चो नाम से एक वैज्ञानिक आता है और ये चौथा सिद्धांत जोड़ता है, चौथा बिंदु को देता है, चौथा बिंदु बताता है। ये क्या बताता है चौथा बिंदु में, कहता है कि प्रत्येक पूर्ववर्ती कोशिका, चौथा बिंदु क्या है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत में जो रुडोल्फ विर्चो आता है, कौन, रुडोल्फ विर्चो, ये चौथा सिद्धांत बताता है, चौथा बिंदु जोड़ता है। कौन बिंदु, चौथा। क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्ववर्ती कोशिका, प्रत्येक पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, ठीक है, जो पहले का कोशिका था उस विभाजित होती है। क्या होती है, मतलब विभाजित मतलब टूटना, विभाजित होती है। प्रत्येक पूर्ववर्ती कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है और नई कोशिका का जन्म होता है। क्या दोस्तों, नई कोशिका का क्या होता है, जन्म होता है। रे बाबू, क्या होता है, जन्म होता है। मतलब पहले का जो कोशिका था उस कोशिका का विभाजन होता है, वो कोशिका 2 से अधिक भागों में बंटता है और नई कोशिका का जन्म होता है। ये किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो। जैसे आप देखो, ये मानो एक कोशिका है, इसका केंद्रक है, ठीक है ना,
फिर धीरे 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 ये क्या होता है, तो इसके शरीर में एक उभार आता है। क्या आता है, इस प्रकार से ये उभार आता है, ठीक है। फिर एक समय और होता है, ये और सेपरेट इस प्रकार से हो जाता है, बीच में पतला होते जाता है। फिर एक समय आता है कि ये 2 भागों में क्या होता है, बट जाता है, यानी 2 कोशिका का जन्म हो गया। ये नई कोशिका है, क्या है, ये नई कोशिका है। और ये क्या है, पूर्ववर्ती कोशिका है। क्या है, पूर्ववर्ती कोशिका है, ठीक है ना। तो ये पूर्ववर्ती कोशिका है। इसको मातृ कोशिका भी कहा जाता है। मातृ कोशिका मतलब मदर सेल। क्या, मदर सेल मतलब कोशिका, ठीक है ना, मदर सेल। और इसको पुत्री कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको पुत्री कोशिका कहा जाता है। क्या, पुत्री कोशिका, या तो आप कह सकते हो डॉटर सेल। डॉटर सेल मतलब देखो ना, इसी से नहीं इसका निर्माण हो रहा है। तो ये मदर सेल, ये यही मदर सेल 2 भाग में टूट जाता है, तो 2 कोशिका। फिर और सारा कोशिका, बहुत सारा कोशिका होता है, वो टूटता है और हमारा शरीर क्या होता है, विकास होता है। अब ना हुआ रे पूरा, मतलब हमारा शरीर को डेवलप होने के लिए पहला किसने कहा, पहला स्लाइडेन स्वान ने कहा कि हमारे शरीर जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई शरीर का क्या होता है, कोशिका ही होता है। फिर दूसरा उसी में बताया गया कि जिसके पास एक कोशिका, एक कोशिकीय, अधिक कोशिका एक से तो बहुकोशिकीय। और तीसरा उसी में बताया गया कि शरीर में, कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया होता है, जिससे क्या होता है, शरीर को ऊर्जा मिलता है और शरीर जिंदा रहता है। और इसी में चौथा पॉइंट किसने जोड़ा, तो रुडोल्फ विर्चो ने जोड़ा। और उसने कहा कि प्रत्येक पूर्ववर्ती मतलब पहले का कोशिका जो होता है, मातृ कोशिका, विभाजन होता है उसका, और पुत्री कोशिका का जन्म होता है, और हमारा शरीर इस प्रकार से डेवलप होता है। तो यहाँ तक आप कोशिका सिद्धांत समझ लिया, तो आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कोशिका का खोज। सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने खोजा और किसने लिखा, कोशिका का क्या खोज, ठीक है। तो कोशिका का खोज हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब किया था, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने कोशिका का खोज किया। और कोशिका के बारे में अपनी पुस्तक का नाम था माइकोग्राफिया। क्या दोस्तों, माइकोग्राफिया। तो अपनी पुस्तक माइकोग्राफिया में वर्णन करता है। क्या करता है, वर्णन करता है, या वर्णन किया। किसने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज 1665 में किया, और इसको अपनी पुस्तक माइकोग्राफिया में वर्णन करता है, या माइक्रोग्राफिया में इसका जिक्र करता है कि कोशिका ये होता है। इसने किसके द्वारा कोशिका का खोज किया, तो ओक के वृक्ष, एक ओक का वृक्ष होता है, तो ओक का वृक्ष के छाल द्वारा, वृक्ष में जो छाल होता है ना, तो वृक्ष के छाल या कॉर्क के टुकड़ा आप कह सकते हो। तो ओक के वृक्ष के छाल या कॉर्क के टुकड़ा को इन्होंने लिया और स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, क्या, स्वनिर्मित मतलब खुद के द्वारा बनाया गया सूक्ष्मदर्शी, स्वनिर्मित, इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, तो खुद के द्वारा बनाया गया सूक्ष्मदर्शी से क्या किया, देखा। तो उसमें इसको कुछ टुकड़ा छोटा छोटा पार्ट दिखाई दिया, जिससे छोटा छोटा पार्ट से बड़ा बड़ा पार्ट बना। तो उससे देखा तो दिखाई दिया, जिसको इन्होंने सेलुला कहा। क्या कहा, सेलुला कहा। यही सेलुला को बाद में क्या कहा गया दोस्तों, तो सेल कहा गया, कोशिका कहा गया। क्या कहा गया, कोशिका। तो सबसे पहली खोज किसने किया कोशिका का, रॉबर्ट हुक ने किया। और किसके द्वारा किया, तो ओक के छाल या ओक के वृक्ष के छाल या कॉर्क के टुकड़े को लिया और खुद के द्वारा बनाया गया सूक्ष्मदर्शी से देखा, और उसको क्या कहा, सेलुला कहा। इसका जिक्र किस में किया इन्होंने, तो अपनी पुस्तक माइकोग्राफिया में वर्णन किया। लेकिन हाँ दोस्तों, ये जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था वो जीवित कोशिका न होकर मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था, तो मृत कोशिका था। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोजा गया कोशिका था वो कैसा कोशिका था, मृत कोशिका था, मरा हुआ कोशिका था दोस्तों। पहली बार जिसने जीवित कोशिका का खोज जो पहली बार किया, जीवित
कोशिका का खोज वो दोस्तों एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, क्या, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आप ये भी याद रख सकते हो कि हुक ने किया क्या, हुक ने किया मृत कोशिका, और हॉक ने किया क्या, लीवेनहॉक ने किया क्या, तो ये जीवित कोशिका का खोज किससे किया, वो तो ओक के वृक्ष के छाल से, और ये तालाब के जल से किया दोस्तों। तालाब में जो पानी होता है ना, तो तालाब में पानी जो होता है, तालाब के जल से इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया पहली बार। किसने, तो लीवेनहॉक ने। कब किया, 1674 में किया, और वो कब किया था, 1665 में किया था दोस्तों। तो ये रहा कोशिका के खोज से संबंधित कुछ बातें। पहला बात क्या है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज किया ओक के वृक्ष से मृत कोशिका, जो कि छोटा छोटा टुकड़ा दिखाई दिया, ये जब अपने से बनाया गया सूक्ष्मदर्शी से देखा, ठीक है, लेकिन वो मृत कोशिका था, जीवित नहीं था। तो ये रॉबर्ट हुक को जब पहली बार ये कोशिका का खोज किया, तो इसको कोशिका का अध्ययन दोस्तों, कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। लॉजी मतलब अध्ययन, अभी ये हमने बताया था आपको। तो इसको साइटोलॉजी का पिता कहा गया। क्या कहा गया, रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का पिता, मतलब सेल का पिता, साइटोलॉजी का पिता। और बायोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है, ये आप जानते हो, अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। ये आप लिख लेना कि जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों कुछ कोशिका से संबंधित बातें। कोशिका का खोज किसने किया, कब किया, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, किस चीज़ से किया, ये कुछ बातें रहा। अब और कुछ हम इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो कुछ और जानकारी देखते हैं कोशिका से संबंधित। कोशिका से संबंधित प्रमुख बिंदु, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट इससे संबंधित बिंदु देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तो आप लिख लेना कि मनुष्य के, ये सब आगे आएगा, शरीर के सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका जो मनुष्य के होता है वो मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में, जिसका नाम होता है न्यूरॉन। क्या, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है मनुष्य के शरीर के सबसे लंबी कोशिका होता है, जो कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। और मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी कोशिका, सबसे जो छोटी कोशिका होता है वो होता है स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म, जिसको क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है, जो कि मेल में होता है। ये आप जानते होंगे कि मेल से शुक्राणु प्रजनन अंग का एक भाग है, ठीक है। वो सबसे छोटी कोशिका होता है। तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका ये होता है। अच्छा, फीमेल में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, तो फीमेल में जो सबसे छोटी कोशिका होता है वो आरबीसी। आरबीसी क्या है, रक्त है, ठीक है ना, रेड ब्लड कार्पल, ठीक है ना। तो ये आरबीसी होता है। और मनुष्य में सबसे छोटी हमने देख लिया, सबसे लंबी देख लिया। अब सबसे बड़ी क्या होता है, तो सबसे जो बड़ी कोशिका होता है कहाँ, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, हम मनुष्य में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो अंडा होता है। क्या होता है, अंडा, एग, ठीक है ना। ये किस में होता है, तो ये फीमेल में होता है। तो फीमेल मनुष्य में आ गया। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी और लंबी में अंतर होता है, लंबी मतलब लंबाई में, बड़ी मतलब इस प्रकार। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है अंडा होता है, जो कि फीमेल में होता है। सबसे छोटी कोशिका मनुष्य में कौन सा होता है, तो स्पर्म होता है, जो कि मेल में होता है। फीमेल में सबसे छोटी कोशिका तो आरबीसी होता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों कुछ तथ्य इससे संबंधित। एक आप और जानो कि पूरा ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका, इस दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, ये मनुष्य में हमने अभी तक देखा कि मनुष्य में सबसे, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका मस्तिष्क के जो न्यूरॉन होता है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म या शुक्राणु जो मेल में होता है, फीमेल में आरबीसी, ठीक है।
फिर सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में क्या होता है, अंडा होता है, जो कि फीमेल में होता है, ठीक है ना। फिर शुतुरमुर्ग जो होता है दोस्तों, शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है ना, वो पूरा संसार में सबसे बड़ी कोशिका होता है। क्या होता है, सबसे बड़ी, पूरे प्रजाति में से सबसे बड़ी कोशिका जो होता है किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। उसी प्रकार से पूरे प्रजाति में इस दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन होगा, तो माइकोप्लाज्मा। क्या, माइकोप्लाज्मा। तो ये आप याद रखना, ये सबसे छोटी कोशिका होता है सभी प्रजातियों को अगर बात किया जाए तो आज के क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। तो कोशिका से संबंधित हमने कुछ तथ्य देखा कि सबसे मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी जो होता है मस्तिष्क के न्यूरॉन होता है, सबसे छोटी स्पर्म होता है जो मेल में होता है, फीमेल में आरबीसी होता है। सबसे मनुष्य में बड़ी कोशिका अंडा होता है, जो कि कहाँ होता है, तो ये होता है फीमेल में, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडा पूरा दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका होता है, और प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो होता है पूरी दुनिया में, पूरी प्रजातियों में सबसे छोटी कोशिका होता है दोस्तों, ठीक है ना। कोशिका जो होता है, हमने और बात देखा कोशिका से संबंधित कि कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक 1665 में करता है, लेकिन वो मृत कोशिका का करता है। किसके द्वारा करता है, ओक के वृक्ष के छाल, या तो आप कह सकते हो किसके द्वारा, तो कॉर्क के टुकड़े के द्वारा उन्होंने खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा था, ठीक है। तो टुकड़ा टुकड़ा में कुछ रखा, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, सेलुला रखा, जिसको खुद के पुस्तक में माइक्रोग्राफिया में उसका वर्णन करता है। फिर जीवित कोशिका का खोज 1674 में कर देता है कौन दोस्तों, तो ये कर देता है लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया तालाब के जल से, ठीक है। ये कोशिका से संबंधित देखा। फिर हमने कोशिका का कुछ सिद्धांत बताया, जिसमें 4 सिद्धांत है। 3 सिद्धांत स्लाइडेन और श्वान ने दिया, जिसने वो बताया था कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है वो कौन होता है, तो कोशिका होता है, ठीक है ना। क्रियात्मक इकाई जैसे हमने एग्जाम्पल दे के, घर वाला एग्जाम्पल आपको दे करके बताया कि जैसे ईंट से दीवार, वैसी जो होता है कोशिका से ऊतक बनता है। फिर जैसे दीवार को मिला देते हैं तो कमरा, फिर ऊतक को मिला देते हैं तो हाथ पैर, ये सब बन जाता है, ठीक है ना। फिर जब हाथ पैर को मिला देते हैं तो शरीर बन जाता है, जिस प्रकार से कमरा को मिलाने से मकान का निर्माण होता है। तो सबसे इकाई छोटी अगर कमरा में देखा जाए तो ईंट है, उसी प्रकार से शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, तो आपका सेल हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 मुख्य जो है सिद्धांत दिया गया है। फिर हमने स्टार्टिंग में जब बताया कि कोशिका क्या होता है, तो कोशिका के बारे में हमने बताया कि जीवन में जो होता है सबसे ज़्यादा और सिद्धांत हमने बताया। इसमें दूसरा सिद्धांत बताया कि एक कोशिकीय जीव जिसके पास केवल एक कोशिका होता है, बहुकोशिकीय, बहुत सारा कोशिका, ठीक है। फिर तीसरा हमने बताया सिद्धांत में कि कोशिका में जो होता है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है। ये प्रक्रिया तभी तक जब तक संभव है तभी तक जीवन का हम अवलोकन कर सकते हैं। फिर चौथा दिया कि पूर्ववर्ती कोशिका जो होता है उसका विभाजन होकर नई कोशिका का जन्म लेता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने कोशिका का आज के लिए इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया। आगे देखेंगे कोशिका का प्रकार और कोशिका का संरचना। तो आज के लिए इतना ही। आप कोशिश करना, एक नहीं 2 बार में देखना। आपको अभी थोड़ा टफ लगेगा, ये चैप्टर भी थोड़ा टफ है दोस्तों, तो ये आप समझने का प्रयत्न करना, और हमें पूरी यकीन है कि हम आपको समझाने में ज़रूर सफल रहेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।